मियाँ और बीवी दोनों आपस में इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। तब उसने अपनी बीवी का गला घोंटा, गला घोंट के हत्या कर दी। अब उसको मार तो देता है, मारने के बाद अपनी बीवी के वो छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है। लगभग 72 जो पॉलीथीन थी उनमें पैक कर लेता है। अब बच्चों को कभी स्कूल छोड़ना गया तब उसने पॉलीथीन इधर उधर फेंक दी जंगल में, क्योंकि वो जमा हुआ होता था, इसमें कोई उसमें दुर्गंध भी नहीं थी, कुछ नहीं था। और जब वो ऑफिस जा रहा है देहरादून मसूरी के जंगलों में उसने फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह से लगभग उसने 36-37 टुकड़े जो थे वो तो फेंक चुका था। तो जो कस्टमर आया था वो बेचारा बिना कुछ करे वहां से चला गया और उसके पति को एड्रेस दे दिया। अब पति जाता है उसी कोठे पे, कस्टमर बन गया। लड़की आती है, उसकी बीवी नहीं आई थी अभी तक। उसने कहा ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सब लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। तब उसकी कोठे की मालकिन कहती है अरे यार उसे भेज दो। तो लास्ट में उसने जब देखा कि हाँ ये चाहिए, पति को सामने देख के वो भी अपनी नजरें झुका के नीचे अपने रोई रही थी, परेशान हो रही थी, तो वो अपनी बीवी के साथ उस कमरे में जाता है। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सभी का नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ फिर से मौजूद है उस्मान सैफी सर के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो सर एक स्टोरी टेलर हैं, स्टोरी नरेटर हैं। सर रियल लाइफ क्राइम केसेस को अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे नरेट करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली। और जितने भी केसेस, कोई भी क्राइम अगर होता है तो जो मेन स्ट्रीम पे नहीं आते हैं सर उसको अपने चैनल पे कवर करते हैं और बताते हैं, एकदम डिटेल में बात करते हैं। तो बस इन्हीं तो ऐसे कुछ केसेस आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर के साथ। फिर से ये हमारा सर के साथ सेकेंड पॉडकास्ट है, तो स्वागत करते हैं सर का हमारे शो पे। आप तीनों भाइयों का दिल से शुक्रिया, और सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस बात का भी क्योंकि जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने लिंक भेजे कि आपका जो पॉडकास्ट है तो रियल हिट पे चला है। तो ये बहुत अच्छा लगा। हालांकि कई जगह भी इंटरव्यू दिए, लेकिन जितना यहाँ से अच्छा रेस्पॉन्स आया था उतना अच्छा रेस्पॉन्स कहीं और से नहीं आया। तो आप लोग बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको भी सबको धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू सर, और हमें बहुत मज़ा आया सर। जितने भी हमने कमेंट्स पढ़े, फीडबैक पढ़े, आपकी नरेशन की बहुत तारीफ़ हो रही थी और हमने कहा कि सर को साथ दोबारा एक एपिसोड एक मज़ेदार सा हो जाए तो दिन बन जाए हमारा भी। तो स्वागत है आपका दोबारा से। आज आप क्या कंटेंट लेकर आए हो हमारी ऑडियंस के लिए, थोड़ा बताओ। ये कहानी है 1999 की, जब ये कारगिल का युद्ध चल रहा था तब की बात है। ये उत्तर प्रदेश के ज़िला गौतम बुद्ध नगर का एक गांव लगता है। इस गांव का नाम है कलौंदा। कलौंदा के रहने वाले पूर्व प्रधान की एक बेटी होती है, नाम गुड़िया होता है उसका। गुड़िया की शादी की उम्र हो चुकी थी, तो उसके पापा चाहते थे कि इसकी शादी हो जाए, तो लड़के की तलाश कर रहे थे। अब लड़के की तलाश करते करते एक मेरठ का गांव लगता है मुंडाली, वहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है आरिफ, जो कि फ़ौज में था, सेना में जुड़ा हुआ था। तो इनकी तलाश पूरी हो जाती है और परिवार वालों की सहमति के बाद इनकी शादी हो जाती है। वो लड़का छुट्टी लेके अपने घर आया हुआ था, 1999 की बात है। इसी बीच में कारगिल का युद्ध छिड़ जाता है। अभी उसकी शादी को मुश्किल से मुश्किल 10 दिन हुए थे, और पहला दिन दूसरा दिन किसी की नई नई शादी होगी तो वो खुशियाँ मनाएगा। और एकदम से ही पुलिस वालों की तरफ से एक लेटर पहुंचता है और कि भाई जितनी भी छुट्टियां हैं सबकी फ़ौजियों की, सब कैंसिल हो गई हैं और सबको वापस बुलाया, अपना ड्यूटी पे बुलाया। तो ये जो लड़का है आरिफ फ़ौजी, तो अपने बीवी को 10 दिन की क्योंकि उसके हाथ की शायद मेहंदी का रंग भी शायद अभी फीका नहीं हुआ होगा, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था कि यार कैसे करूं क्या ना करूं, लेकिन जाना था इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। वहाँ जाने के बाद 3-4 दिन के बाद जब वो उसे भेजा जाता है कि आपको भाई लड़ाई लड़नी है दुश्मन से, यानी कि पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, और ये पता चला कि वो शायद भाग गया है। यानी अब फौजियों ने उसे ढूंढने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो मिलता ही नहीं है, अचानक से गायब हो जाता है। अब जब गायब हो जाता है तो वो बहुत सारे लोग, मतलब जो फौज थे, वो परेशान हो रहे थे यार कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो उन्होंने समझ लिया कि ये शायद लड़ाई ना लड़के दुश्मनों से, और ये शायद भाग गया है, डर के भाग गया है। तो उन्होंने एक लेटर लिखा मेरठ एसएसपी के नाम, और मेरठ एसएसपी से कहा कि भाई इस नाम का एक बंदा है, फलाना उसका गांव है और आरिफ नाम है उसका, आप इसके बारे में पता करिए। तो पुलिस वाले घर पे पहुंचते हैं कि तुम्हारा बेटा फौजी है? बोले जी हाँ फौजी है। बोले वो भाग गया है वहाँ से और मिल नहीं रहा है, जैसे ही उसके बारे में कोई खबर लगती है ना तुरंत हमें बताना, और अगर कुछ भी इसके बारे में आपने छुपाने की कोशिश की तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो घर वाले थे, घर वालों को बड़ा अजीब लग रहा था। एक लेटर फिर से फौज का आता है एसएसपी के नाम, और उसमें लिखा था कि हमने आरिफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। अभी तक तो वो भागा मान लिया, आपको उससे घोषित कर दिया कि अब कहीं भी कोई नौकरी की भी अप्लाई करेगा तो फौज में तो खैर मिलेगी नहीं, लेकिन वो पुलिस वालों से कहा कि इस पर नज़र रखनी है। और इतने दिनों से घर वालों से कोई कांटेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है। दोस्तों, इससे पहले हम पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी।
जैसा कि आपको पता है हमें वीडियोस बनाते हुए 10 साल हो गए हैं और इन 10 सालों में हमने YouTube, इंस्टा और फेसबुक पे काफ़ी सारी ऑडियंस गेन करी है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अब कंटेंट क्रिएशन बहुत चैलेंजिंग हो गई है, बहुत ट्रिकी हो गई है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं, तो अब अगर हम शुरू करें तो हम सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो हम पर्सनली तो सबको गाइड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारा बहुत मन था कि हम दिल से सबकी हेल्प करें सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने जो इन 10 साल की जर्नी में सीखा वो सब आपको बता पाएँ, तो उसी के लिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें हमने अपनी इन 10 साल की जर्नी में जो चीज़ें सीखी और जिन चीज़ों को क्रैक करके फॉलोअर्स गेन करे, सोशल मीडिया पे बने रहे, सस्टेनेबल रहे, ग्रो करा, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स हमने उस कोर्स में दी हैं। आई एम श्योर आप अगर उस कोर्स को देखोगे तो आपकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आपकी फील्ड कोई भी हो, कंटेंट क्रिएशन आज के टाइम पे एक नीड बन चुकी है अपने बिजनेस को ग्रो करने में, या फिर आपका कोई भी काम हो अगर वो ऑनलाइन नहीं है तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा आने वाले टाइम में। तो ये कोर्स आपकी मदद करेगा सोशल मीडिया पे आपके हैंडल को ग्रो करने में। तो हमारी वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है, आप जाइए एक बार जाकर उस कोर्स को एक्सेस कीजिए और अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू कीजिए। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब घर वाले बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गया, और जैसे ही ये बात पता चलती है और मीडिया में खबर छप जाती है अखबार में कि इनका जो बेटा है वो भगोड़ा घोषित कर दिया है, तो बस घर वालों, खासकर उसकी जो भाभी थी, खासकर उसके भैया, उसकी माँ, उसकी बीवी, इनका जीना दुश्वार हो गया था। जहाँ भी देखो वहीं पर लोग ताने मारना शुरू कर देते हैं, देखो भगोड़े की माँ जा रही है, देखो भगोड़े की भाभी जा रही है, भैया जा रहा है, बीवी, इस तरह की बात थी। 1 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। एक दिन उसकी माँ इतना बीमार हो जाती है और बीमार होकर वो मर जाती है। मर इसलिए जाती है क्योंकि समाज के लगातार ताने मिल रहे थे। अब ऐसे वक्त और आगे बढ़ने लगता है तो घर वाले परेशान थे। उसकी बीवी गुड़िया कहीं भी आती जाती थी, उसको हमेशा यही बात सुनने को मिलती थी, देखो ये फलाने की बीवी है, फ़ौज में भर्ती हो गया, और देखो वहाँ जब लड़ने का नंबर आया तो ये लड़ाई नहीं गया। अब वो घर भी नहीं आ रहा है, लेकिन घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है कि जो वो वापस नहीं आया है, कुछ तो बात उसके साथ गड़बड़ हुई है। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है। पुलिस वाले बीच बीच में ज़रूर आते थे कि क्या कुछ पता चला कि नहीं पता चला। तो ऐसे ही करते करते लगभग 4 साल का वक्त गुजर जाता है और वो लौट कर वापस आता ही नहीं है। घर वाले इतने परेशान थे। अब वो जो लड़की थी वो अपने 10 दिन की कह सकते हैं दुल्हन थी, उससे ज़्यादा बाद में उसका पति तो गायब हो ही जाता है। तो 4 साल तक वो फिर भी अपने ससुराल में रहती है। अच्छा, शादी करी नहीं उसने, तो मतलब उसने कोई कहीं शादी और वादी नहीं की उसने इस बीच में। अब इसी बीच में एक शादी में जाती है, लेकिन जो ताने थे ना उसके भगोड़े वाले, वो कभी ख़त्म नहीं हो रहे थे। एक शादी में थी और शादी में जब वो पहुंचती है तो एक अपने सैफ अली खान है, उनका जो गांव लगता है पटौदी गांव है, जो शायद गुरुग्राम में है। तो वहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है, तौफीक उसका नाम था। तो तौफीक उस लड़की को देखता है, यानी गुड़िया को देखता है, और गुड़िया को देख के एकदम से मतलब उसे प्यार हो जाता है उसे देख के। तो एक पूरा समाज तो उसके बारे में अनाप शनाप बातें कर रहा है, और तौफीक की नज़र उसके लिए कुछ अलग तरह की होती है। जबकि वो शादीशुदा थी और 10 दिन तक उसका पति उसके साथ भी रहता है। तब उसने उस लड़की को देखा, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसने बात नहीं की। लड़का अपने घर जाता है, अपने परिवार से मिलता है, अपनी अम्मी से, अपने अब्बू से। वो कहता है कि मैं गुड़िया से शादी करना चाहता हूँ। बोले यार तुम्हें गुड़िया ही मिली थी क्या? वो तो शादीशुदा थी और वैसे भी उसका पति है नहीं, है या नहीं है, कहाँ है? तो बोले नहीं नहीं, मुझे उसी से शादी करनी है। अब तौफीक के घर वालों ने उस लड़की के गांव जो था वहाँ पर और उसकी ससुराल दोनों जगह खबर भिजवाई कि भाई हम इससे शादी करना चाहते हैं। तो दोनों ही परिवार वाले आपस में से एक सहमति बना लेते हैं और कहते हैं कि यार ठीक है, ये 4 साल हो गए इसे पड़े पड़े यहाँ पे, जो क्यों ना इसे यहाँ से इसकी शादी कर ही देते हैं। तो उस लड़की की शादी कर देते हैं, धूमधाम से इसकी शादी हो जाती है। वो लड़की भी वहाँ पर जाके अपना ससुराल में पटौदी गाँव के अंदर ठीक ठाक रह रही थी। अब गुड़िया की एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है तौफीक के साथ। अभी लगभग 3 या 4 महीने ही हुए थे, तो एक खबर पहुंचती है। इनके अमेरिका की एक एनजीओ थी, अमेरिका की एनजीओ का एक बंदा जो कि मेरठ पहुंचता है। मेरठ में ढूंढता ढूंढता इसके आरिफ के घर पहुंचता है। आरिफ घर जाने के बाद कहता है कि ये एक चिट्ठी है, मैं पाकिस्तान की जेल से लेके आया हूं उसे। तो ये वाली बात सुनने के बाद उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि पाकिस्तान की जेल से। तब उन्होंने बताया, जो भी अपना एक ट्रांसलेटर था उनके साथ, उन्होंने बताया कि हमारी जो संस्था है, एनजीओ है, हम पाकिस्तान की जेल में जाते हैं। वहाँ जाने के बाद कैदियों से बातचीत करते हैं कि आपको रहन सहन ठीक है नहीं है, खान पान ठीक है नहीं है। खासकर वो विदेशी फौज जो सैनिक होते हैं, कैदी होते हैं, उनके बारे में वो रिसर्च करते हैं।
तो इसी बीच में उन्हें एक आरिफ फौजी नाम का लड़का मिल जाता है। आरिफ फौजी ने अपने पर्स दिखाया, पर्स में गुड़िया का फ़ोटो दिखाया, कहा कि मैं अभी तक अगर ज़िंदा हूँ तो सिर्फ इसकी वजह से। तो बोले क्या हुआ क्या नहीं, तो उसने एनजीओ को जब बताना शुरू किया, उसने कहा हम जब लड़ाई लड़ रहे थे तो पाकिस्तानियों से, तो मुझे नहीं पता था कि मैं लड़ते लड़ते पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया हूं, और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक जगजीवन नाम का भी फौजी होता है। तो जगजीवन से भी मुलाकात कराई, जगजीवन ने भी वही कहानी बताई उस एनजीओ को। तो उन्होंने कहा कि अब क्या, बोले एक चिट्ठी है और मेरी माँ को इस चिट्ठी को दे देना, और उसमें माँ के नाम भी ख़त लिखा हुआ था और उसकी बीवी के नाम भी लिखा हुआ था कि आज मैं हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। बस इतना था। उस चिट्ठी को इन्होंने लेके सीधे एसएसपी के पास पहुंचते हैं और जाके कहते हैं कि देखो साहब, अभी तक तो आप हमारे बच्चे को भगोड़ा घोषित कर रहे थे, लेकिन माँ नहीं थी, भैया भाभी ने यहाँ पर पैरवी करना शुरू कर दिया। इधर जो उसकी बीवी है उसकी शादी हो चुकी है पटौदी गांव के अंदर। तब यहाँ जब एसएसपी के पास पहुँचते हैं तो एसएसपी ने इस लेटर को आगे बढ़ाया, और भारत के प्रधानमंत्री थे उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी, वो वहाँ तक लेटर पहुँचता है। लेटर पहुँचने के बाद उन्होंने फिर कहा कि भाई ये हमारे फौजी हैं, जगजीवन और दूसरा ये आरिफ, इनको वापस बुलाना है। तो उसे बुलाने के लिए जो भी एक फ़ौज की प्रक्रियाएं होती हैं, देश की प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। होने के बाद फिर पाकिस्तान से एक समझौता किया जाता है और जगजीवन और आरिफ को दोनों को बुलाया जाता है। जब ये वापस आते हैं तो साल 2004 की बात है, शायद संभवतः उस दौर की ये बात है, किसी जिंदा फौजी का इस रूप में कभी किसी का स्वागत नहीं होता। मरने के बाद तो जब फौजी शहीद हो जाता है तो बहुत आसपास के गांव के लोग और मंत्री, विधायक, तमाम नेता, तमाम अभिनेता ही पहुंच जाते हैं, लेकिन शायद जिंदा फौजी के पास इस तरह कोई नहीं। कई किलोमीटर तक जाम हो जाता है। ये उस दौर की बात है, मेरठ शहर में निकलने के लिए रास्ते भी नहीं बचे थे, इतना बड़ा स्वागत हुआ था उसका। और फौजी खुद लेके आए थे उसको, तो गांव वालों ने या आसपास के लोगों ने फौजी से लेके उसे घोड़े बिठाया, और घोड़े बिठाने के बाद उसका जो फूल मालाओं से स्वागत किया था, वो वाकई अपना आप में एक यूनिक था, अलग था। ऐसा उस दौर के लोग बताते हैं कि करीब करीब 2.5 किलोमीटर तक जितने भी लोग थे, तो ज़्यादातर के हाथ में वो थे, हथियार थे, और उसके स्वागत में हर्ष फायरिंग हुई थी बहुत ज़बरदस्त तरीके से। हाँ, अब वो बेचारा फौजी जो था आरिफ, सबसे पहले घर जाता है। घर जाने के बाद उसकी ख्वाहिश थी सबसे पहले माँ से मिलने की, तो माँ माँ आवाज़ लगाता रहता है। तो फिर भैया से पूछता है, तो भैया ने या किसी ने भी अभी तक उसे बताया नहीं था कि तुम्हारी जो माँ है वो मर चुकी है। तो माँ के बारे में सुना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई उसे, लेकिन माँ मर चुकी थी। कहते हैं ना, जब कोई इंसान मर जाता है तो सब्र कर लेते हैं कि यार वो मर चुका है। उसने कहा मेरी बीवी कहाँ है, गुड़िया कहाँ है? तो उसने कहा गुड़िया की तो शादी हो चुकी है। बस इतना था कि उसने कहा यार मैं ज़िंदा हूँ। मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से जब तक तलाक नहीं होगा किसी महिला का, तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकती, खासकर लेडीज़। पुरुष है वो एक साथ 4 बीवियाँ रख सकता है, 7 निकाह कर सकता है। तो पुरुष के लिए तो ठीक है, लेकिन लेडीज़ ने बिना तलाक लिए या तलाक दिए आखिरकार शादी कैसे कर ली? अब उसमें एक पावर भी आ चुकी थी, भाई पूरा देश उसे लाइक कर रहा है, पसंद कर रहा है, पूरा मेरठ इलाका, पूरा सब के सब लोग। तो सीधा मौलानाओं के पास पहुंच जाता है। मौलानाओं से जाकर कहता है कि साहब ये जो मेरी बीवी है ना, तो इसकी शादी हो गई है और शादी एक तरह से गलत है, और आप इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लीजिए। तो इसके लिए एक वाक़ात बड़ी पंचायत होती है, और पंचायत में मौलाना और ज़िम्मेदार लोग इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने के बाद बैठ जाते हैं, और बैठ के फिर ये तय होता है कि इसकी जो शादी हुई है गुड़िया की तौफीक के साथ, ये बिल्कुल इलीगल है, लीगल नहीं है। मुस्लिम शरीयत, ये मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, दीन के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से ये गलत है। अब इसे अवैध तो घोषित कर देते हैं। अब ना तो ये तौफीक से पूछा जाता है, जिसने उसको 4 साल तक उसने इंतज़ार किया था अपने पति का, उसको एक्सेप्ट कर लिया, और वो उस वक्त 7 महीने की प्रेग्नेंट भी होती है। उसको बच्चा होता है, उसने बताया कि ये 7 महीने की प्रेग्नेंट है, तो किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अब वो ये सब रोना धोना चलता रहा। फिर दोबारा पंचायत होती है। पंचायत के बाद ये तय कर दिया जाता है, ये जो इसके पेट में बच्चा है, जब तक बच्चा है तब तक तो वो वहीं रहेगी, और इस बच्चे को पैदा करने के बाद या तो बच्चा जाए ये तौफीक के पास, या जाए अपने नाना के पास, और जो गुड़िया है ये वापस अपने पति के पास आ जाए, जो इसका पहला पति है, यानी कि आरिफ फौजी है। अब वो जब ये बात तय हो जाती है, तो कुल मिला के जैसे शादी उसकी पहली होती है और 10 दिन तक दुल्हन बनकर रहती है, ठीक वैसे ही जब बच्चा पैदा होता है तो 10 दिन तक ही उसका बच्चा उसके साथ रह पाता है, इससे ज़्यादा नहीं। उस बच्चे को अलग कर दिया जाता है। गुड़िया अपने यहाँ ससुराल में आ जाती है, आरिफ के पास वापस आती है। आरिफ फौजी के पास वापस आ जाती है। और वो, लेकिन वो खुश नहीं थी। उससे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन एक पत्रकार ने पूछा था कि आप क्या चाहती हो? तो उसने कहा कि जहाँ मेरा बच्चा रहेगा मैं वहाँ रहना चाहती हूँ। अब बच्चा चाहे वो तौफीक के पास रहे या आरिफ के पास रहे,
वो अपने बच्चे के साथ रहना चाहती है। उसने ना पहले पति ने दिलचस्पी दिखाई ना दूसरे वाले में दिखाई, लेकिन इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं अगर उसके दिमाग में था तो उसने तौफीक पर रजामंदगी थी उसकी कि वो आरिफ को भूल चुकी थी। उसकी ज़िंदगी में नया बंदा आया तो वो उससे खुश थी। तो ऐसे ही वक्त आगे बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था तो गुड़िया बीमार रहना शुरू हो जाती है अपने पहले पति के पास वापस आने के बाद। साइकोलॉजिकल बीमार भी रहने लगती है और शारीरिक रूप से बीमार रहने लगती है, और 15 महीने के बाद उसकी मौत हो जाती है। गुड़िया 15 महीने तक ही जीती है और वो मर जाती है। जो बच्चा है उसका जो पिता है तौफीक, उसे वो लेके चला जाता है। नेचुरली ही डेथ होती है उसकी, Natural बीमारी death हो की। जाती है। क्या करती बेचारी, क्योंकि वो उसे एक सदमा लगा था और वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। इस घटना से ये पता चलता था कि वो आरिफ के साथ नहीं जाना चाहती थी, बल्कि जाना चाहती थी अपने सेकंड वाले पति के साथ। लेकिन यहाँ जो उसका पति होता है, जो पहला वाला था आरिफ फौजी, तो फौजी ने जब देखा कि वो मर चुकी है तो उसने फिर दूसरी शादी कर ली। और जब उसने दूसरी शादी कर ली तो कुछ दिन के बाद पता चला कि उसकी दूसरी वाली बीवी भी ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। हालांकि उसको एक बेटी पैदा हो जाती है उस वक्त, लेकिन जब वो मर जाती है तो फिर उसका जो फिर तीसरी शादी करता है। तीसरी शादी करने के बाद बताते हैं कि वो शायद अब तो कहीं नौकरी वोकरी कर रहा होगा, अब तो खैर उसकी उम्र भी काफ़ी हो गई होगी। लेकिन जिस तरह से उसने ये ज़िद की, उसने अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उसके हाथ से बीवी निकल जाती है। ना केवल पहली निकलती बल्कि दूसरी बीवी भी उसके हाथ से चली जाती है। सेकंड बीवी की क्यों होती है मौत? उसकी वो भी नेचुरल, वो देखो मौत और ज़िंदगी तो किसी के हाथ में होती नहीं है, ये तो सब किसको कहाँ कैसे कैसे मरना जीना है तो ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन जो दूसरी बीवी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन पहली वाली जो बीवी थी गुड़िया, उसके मरने का सिर्फ एक ही मेन रीज़न ये था कि वो अपने पति से अलग होने से बहुत ज़्यादा परेशान थी और डिप्रेशन में थी, और इस वजह से उसने दम तोड़ दिया था। और सर ये जो उसे भगोड़ा घोषित करा था, जब बाद में वो मिल गया, तो बाद में क्लैरिफाई हुआ ये कि ये पता कैसे नहीं चला फौज को कि ये लड़ने पहुंचा हुआ है और ये कहाँ चला गया? कई बार आपने यहाँ आसपास में एक सुनते रहते होंगे। अभी हाल ही में एक बीएसएफ का फौजी था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो वहीं एक फ़ौजी ने कहा कि वहाँ किसानों की हिफाजत करते हैं बॉर्डर पर, जो किसान खेती करते हैं। ऐसे पाकिस्तान के भी किसान खेती करते हैं और इंडिया के भी। तो एक फ़ौजी ने कहा कि मैं तो यहाँ देख रेख कर लेता हूँ और तुम्हारी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। ये शायद एटा मैनपुरी साइड का फ़ौजी था, वो बीएसएफ का जवान। तो वो एक पेड़ था, उसकी छाँव में जाके बैठ जाता है। अब उसे पता नहीं था कि वो पेड़ में जिसकी छाँव में बैठा है वो पाकिस्तान के हिस्से में पाकिस्तान की फ़ौज आती है। और ये पहलगाँव के दौर की बात है। अभी पहलगाँव में जनवरी के महीने में हुआ था, ये यानी फरवरी में हुआ है। तो वो बेचारा पाकिस्तान की फ़ौज उसे ले जाती है। उसके बाद उसे काफ़ी टॉर्चर किया जाता है। हालांकि उसे छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ऐसे ही लड़ते लड़ते उन्हें ये नहीं पता चला था। आप कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर अगर जाएंगे तो ऐसा नहीं कि ये एकदम पता चल जाएगा। तो एक तो ये बैरिकेडिंग होता है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग नहीं होता। जब लड़ाई लड़ रहे हैं सीधे सीधे, तो वहाँ पर उसके साथ ऐसे ही हुआ होगा। लड़ते लड़ते वो पाकिस्तान के उसमें पहुँच गया सीमा में, उसे उठा के ले गए और जेल में बंद कर दिया। अगर एनजीओ नहीं जाता तो शायद पूरी ज़िंदगी उसके बारे में कभी पता नहीं चलता। और वहाँ ये एनजीओ के माध्यम से पता चला था कि उसे हर दिन वहाँ पर टॉर्चर किया जाता था, ना ठीक से खाना देते थे, ना कुछ होता था। लेकिन शायद उसे लग रहा था कि मेरी जो ये ज़िंदगी बची है, मैं ज़िंदा हूँ या वापस लौट के आया तो अपनी बीवी की वजह से। तो इसलिए उसने गुड़िया को नहीं छोड़ा था, और गुड़िया के साथ उसकी मोहब्बत इतनी ही रही। जब उसकी बीवी ख़त्म हो जाती है तो उसने दूसरी शादी कर ली। सर ये तो पिक्चर की कहानी टाइप की लग रही है कि आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया और क्या से क्या ही हो गया। पिक्चर की कहानी है, सब बनवा दो पिक्चर। अब कोई ना कोई उठा ही लेगा सर इस कहानी को। बट ये उसकी वाइफ के इंटरव्यूज तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं उस टाइम के? हाँ, सब मिल जाएगा आपको। अच्छा, अगर आप गूगल करेंगे। लेकिन उस वक्त शायद ये इंग्लिश जो हैं, जिस टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, टेलीग्राफ है, इस तरह के उसमें मिलेगा। हिंदी वाले में शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त की जब ये कहानी है तब गूगल वगैरह ने इतना मतलब अपना वर्चस्व कायम नहीं किया था। नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं सर। आप बता रहे थे एक बैंगलोर की भी बहुत बढ़िया स्टोरी है। ये बैंगलोर की स्टोरी वाकई ये बहुत दिलचस्प स्टोरी है, और मेरे चैनल पर इस स्टोरी को अगर मैं कहूँ कि टॉप 3 में इसे शामिल किया गया था और लोग इसे बहुत देखते हैं। जैसे एक लड़का है, साहिल नाम का लड़का है, और उसकी शादी हुई थी नई नई तानिया नाम की लड़की से। यहाँ नाम हम थोड़े चेंज कर दिए हैं। चेंज इसलिए कर दिए हैं क्योंकि जब उसने अपना इंटरव्यू दिया था साहिल नाम के लड़के ने,
तो मीडिया से कहा था कि मैं अब अपनी पहचान को किसी को दिखाना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता। काम उसने ऐसा किया है कि आप उसे बार बार सैल्यूट करोगे। दरअसल ये बेंगलोर में है और बेंगलुरु के अंदर ये मल्टीनेशनल कंपनी में है। मल्टीनेशनल कंपनी ने उसको भेजा था मुंबई में किसी काम से। लगभग 3 या 4 सप्ताह का उसका काम था, लगभग 1 महीने उसको रहना था। वहाँ जब जाता है तो उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया, जल्दी काम ख़त्म कर लिया। तो अपनी बीवी से कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी? तो बीवी खुश हो जाती है। उसने कहा कि मैंने तो मुंबई को हमेशा टीवी में ही देखा है, फिल्मों में देखा है, रियल लाइफ में कभी नहीं देखा। तो अगर मुझे बुलाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वो जब बुलाने वाली बात थी तब उसने उसको कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ट्रेन का टिकट भेज दूंगा और तुम आराम से आ जाना। तो मुंबई की और बेंगलुरु की जो दूरी है, डिस्टेंस उसका अगर ट्रेन का हम देखें तो लगभग 1001 या 2 किलोमीटर के आसपास से पड़ता है। तो उसने जो अपनी जो वाइफ का टिकट कराया था वो 7 अक्टूबर 2011 का था। उसने कहा कि आपको ट्रेन फला जगह खड़ी मिलेगी, आप वहाँ पहुँचना, उसके बाद आ जाना। जो भी अपने कुछ बोला होगा उसने उस हिसाब से। और ख़ास बात उसने ये बोली थी कि ट्रेन में तुम ज़्यादा किसी से बातचीत मत करना और कोई खाने पीने को दे तो खाने पीने में कुछ मत खाना, तो थोड़ा सा ऐसे रहना है। तो बोले ठीक है। अब वो अपने जाती है, अपना जो कुछ खाने पीने का सामान था, 18-19 घंटे का सफ़र था, उसे करना था। तो इसी बीच में जो उसके सामने वाली जो बर्थ है, सामने वाली बर्थ पे 2 लड़के बैठे हुए हैं और वो आपस में शायद ऐसे शुरुआत में देख के उस लड़की को ऐसा लग रहा था कि शायद एक दूसरे को जानते नहीं हैं। लेकिन जब उन्होंने बातचीत करना शुरू किया तो बातचीत करते करते फिर इसी बीच में कुछ भी वो खाते हैं तो उस लड़की से बोले कि बहन जी तानिया, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि आप पहली बार ट्रेन में बैठी हो। उसने कहा भाई साहब मैं पहली बार ट्रेन में तो नहीं बैठी, ट्रेन में तो मैं बहुत बार बैठी हूँ, लेकिन अकेली ट्रेन में पहली बार बैठी हूँ। जब इस तरह की बात आई तो उन्होंने कहा कि अच्छा है, कोई बात नहीं, अब बिल्कुल आप हमारी छोटी बहन की जैसी हैं और हम आपके भाई के जैसे हैं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें बताना। अब वो लड़के बीच बीच में कुछ भी जो खाने का सामान आता था तो उसे आराम से खाते थे। इस लड़की ने भी उनसे पूछा भी तुम कहाँ से हो, क्या हो, तो उन्होंने भी अपने बारे में बताया। इस लड़की ने भी अपनी पूरी कहानी बताई कि भाई मैं बेंगलुरु में रहती हूँ, मेरा पति मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और इस तरह से मैं घूमने के लिए जा रही हूँ। बड़ा एक्साइटमेंट था उसके अंदर। तो इसी तरह से जब लगभग 150 किलोमीटर का सफ़र बचा था तब उसने अपने पति को बताया कि अब बस 150 किलोमीटर का सफ़र बचा है और मैं तुम्हारे पास बहुत जल्दी पहुंचने वाली हूं, तुम जल्दी से उस पर स्टेशन पे आ जाना मुझे लेने के लिए। उधर जो दोनों लड़के हैं, इस लड़की की उनसे अच्छी खासी जान पहचान हो जाती है, दोस्ती हो जाती है और वो खुद बता रहे हैं कि अब ये स्टेशन आ गया, अब ऐसे चलना है, ऐसे करना है। तो खुश हैं आपस में, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो इसी बीच में अभी तक उस लड़की ने उनका दिया हुआ कुछ भी नहीं खाया, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा दीदी चाय पियोगे? बोले मुझे नहीं पीनी चाय। अरे कोई बात नहीं दीदी, एक चाय की तो बात है, पी लो। चाय वाला जब गर्म चाय लेके आता है तो उन्होंने खुद ने भी चाय पी और दीदी को भी चाय पिला दी, तानिया को। जैसे तानिया ने चाय पी तो चाय पीने के बाद वो हो जाती है बेहोश। और जो बेहोश हो जाती है, अभी कुछ थोड़ा बहुत ही सफ़र बचा था, लेकिन जैसे ये पहला स्टेशन जो भी पड़ता होगा उस स्टेशन पर उस लड़की को यहाँ से अपने निकाल के ले जाते हैं बेहोशी की हालत में। उनको क्या दिमाग लगाया, कैसे लगाया, वो तो खैर वो जाने, क्योंकि वो प्रोफेशनल बंदे थे जिन्होंने ये सब काम किया था और शायद इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के काम कर रखे होंगे, इसलिए वो बड़े इंतज़ार में भी थे कि उन्होंने देखो कितना सब्र किया कि सिर्फ 150 किलोमीटर का सफ़र बचा है और उस लड़की को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। बेंगलोर से मुंबई आने वाला है, उसे चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद वो यहाँ से ले गए और उस लड़की को थोड़ा बहुत होश आता है तब जब गाड़ी में बैठी हुई थी, गाड़ी अपनी स्पीड पर चल रही थी और जैसे उसने कुछ विरोध करने की कोशिश की तो इसी बीच में जैसे कुछ बोलती है उस लड़के ने जो एक ज़ोर का थप्पड़ मारा घुमा के कि अगर कोई भी शोर मचाने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा पिटोगी। अब यहाँ से सीधा जो वो गाड़ी जाकर रुकती है एक किसी मुंबई के कोठे पे जहाँ पर इस तरह से धंधे वगैरह होते हैं, वहाँ जाकर रुकती है और जो उसकी कोठे की मालकिन होती है वो सुनीता पुजारी नाम की एक महिला होती है। सुनीता पुजारी के पास उसे लेके जाते हैं। वो ले जाने के बाद उसको 45,000 रुपये में बेच देते हैं, महज 45,000 में। वो लड़की वो समझ नहीं पा रही थी। उसकी जब उसे ठीक से होश आता है तो वहाँ देखती है कि लड़कियां हैं, कम कपड़े पहनने वाली हैं और ऐसी लड़कियां जो कोई भी मतलब पुरुष देख के उन्हें उत्तेजित हो जाए, उनके करीब आने की कोशिश करें, इस तरह की बात थी। उस लड़की ने खूब रोना धोना सब कुछ किया। तो लेकिन यहाँ रोने धोने वाली बात जो आती है तो वो विरोध कर रही है तो उसके यहाँ पिटाई हो रही है, खाना भी टाइम पर नहीं मिल रहा है और कुछ चीखने चिल्लाने की कोशिश करती है तो कोई ना कोई आके उसे पीटता ही है बेवजह। उधर जो उसका पति था वो रेलवे स्टेशन पे इंतज़ार कर रहा है कि मेरी बीवी कहाँ चली गई। अब वो अपनी बीवी ढूंढ रहा है, जब नहीं मिल रही है तो जीआरपी से बातचीत करता है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन से बात करता है, लेकिन वहाँ पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता।
लेकिन उस दौर में उस वक्त सीसीटीवी कैमरे भी कम थे, क्योंकि ये घटनाक्रम जो है वो साल 2011 का है। अब तो खैर हर जगह 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 सीसीटीवी कैमरे मिल जाएंगे, आदमी कितना ही क्राइम करके बचने की कोशिश करे, बचना उसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। उसका जो पति है अपनी तरफ से कोशिश करता है, एक मुकदमा भी दर्ज कराता है, अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और इधर जो उसकी बीवी है वो कोठे पे पहुंच के, और उसको कभी इंजेक्शन दिया जा रहा है बेहोशी का, तो कभी कुछ कभी कुछ। 15 दिन लगातार वो टॉर्चर होती है, 15 दिन लगातार वो मार खाती है, 15 दिन लगातार वो परेशान रहती है। अब जो बाकी जो वहाँ पर महिलाएं हैं जिस तरह का काम करती हैं प्रोस्टिट्यूट का, तो वो इससे कहती हैं कि बहन जी अब यहाँ से जाने का कोई रास्ता है ही नहीं, यानी कि तुम बच नहीं पाओगी, इसलिए जैसा ये कहते हैं वैसा करो। रोज़ रोज़ की मारपीट से अच्छा है कि अपना ये काम ज़्यादा सही रहेगा। जब उस लड़की को ये समझाया जाता तो समझाने के बाद आखिरकार वो तैयार हो जाती है। अब इसी बीच में जैसे बाकी और लेडीज़ हैं बिल्कुल बन ठन के तैयार होकर कम कपड़े पहन के, जब कोई ग्राहक आता है, कस्टमर आता है, तो कस्टमर को दिखाया जाता है कि भाई हमारे पास ये लड़कियां हैं, तो उनमें से किसी को चूज़ करते हैं। चूज़ करने के बाद तो उस दिन पहले ही दिन था, और पहले ही दिन उसके पास एक ग्राहक आ जाता है कि मुझे ये वाली लड़की चाहिए। ये लड़की कहाँ शादीशुदा थी। अब क्या करें, जब और उसके साथियों ने कहा कि तुझे जाना तो पड़ेगा ही। जैसे जाती है कमरे के अंदर, दरवाज़ा बंद होता है, दरवाज़ा बंद होते ही वो लड़की सबसे पहले पैरों में गिर जाती है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ मत कहना, और मैं ऐसे से उसे पूरी कहानी बताई जाती है। लेकिन वो कस्टमर है, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर भी उस लड़की के आंसुओं पर का इतना असर पड़ा कि उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बोले मेरे पति से एक बार बात करा दो। तो उसने डरते डराते उसने कहा, सोचा कि ऐसा ना हो मैं किसी चक्कर में फंस जाऊँ। फिर भी उसने उस महिला लेडीज़ की बात मानी, और बात मानने के बाद उसने कहा ठीक है मैं बात कराता हूँ। बात कराई तो उसने अपने पति को बताया कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ क्या है। 15-16 दिन के बाद उसके पति ने जब अपनी बीवी की आवाज़ सुनी, तो आवाज़ सुनने के बाद वो उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि यार, उसने लगा तो कहीं मर गई दिखे, क्या हुआ क्या नहीं। तब उसे लगा कि चलो ठीक है, कहाँ पे हो। बोली मुझे नहीं पता। तो अपने बारे में पूरी कहानी बताई दी थी, ट्रेन में ऐसे उसके साथ ये हुआ। अब उसका पति बोला कि यार मैं अगर पुलिस के पास जाऊंगा तो या तो वो गायब कर देंगे, हो सकता है मार दें उसे। तो इसलिए कुछ अलग से दिमाग लगाया उसने। अलग से दिमाग लगाने के बाद उस लड़के से कहा जो इसमें था कि वही एड्रेस क्या है, तो उससे एड्रेस पूछा और उससे कहा कि जो भी पैसे हैं तुम्हारे वो पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन कुछ गलत मत करना इसके साथ। तो जो कस्टमर आया था वो बेचारा बिना कुछ करे ही वहाँ से चला गया, और उसके पति को एड्रेस दे दिया। अब पति जाता है उसी कोठे पे फिर कस्टमर बन के। जब वहाँ कस्टमर बन के जाता है तो वो लड़कियाँ के लिए बोलता है, तो जो लड़की के लिए बोलता है तो लड़की आती हैं। उसकी बीवी नहीं आई थी अभी तक। उसने कहा ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सब लड़कियों को रिजेक्ट कर देता है। तब उसकी कोठे की मालकिन कहती है, जो इसका नाम सुनीता पुजारी होता है, अरे यार उसे भेज दो, लद्दड़ को भेज दो, क्योंकि वो तो नई लड़की थी, वो किसी के साथ जाती भी नहीं थी, कस्टमर भी खुश नहीं होता था। वो जो बंदा गया था वो भी ये कह के गया था, किस लड़की को भेज दिया यार तुमने, दिमाग ख़राब कर दिया। तो लास्ट में उसने जब देखा कि हाँ ये चाहिए, लड़की आ जाती है, पति को सामने देख के वो भी अपनी नज़र झुका के नीचे अपने रो ही रही थी, परेशान हो रही थी। तो उसने कहा देख ये है, रो तू, अगर इसके साथ जा सकता तो जा, नहीं तो कोई बात नहीं। बोला हाँ मुझे यही चाहिए। तो वो अपनी बीवी के साथ उस कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद फिर वो पूरा विस्तार से कहानी सुनाती है कि यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेन में क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद उसका पति कहता है कि देख अगर मैंने तुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो ये हमला वगैरह करेंगे, और एक काम करते हैं थोड़ा तसल्ली करते हैं। उसके बाद जहाँ उसने FIR कराई थी अपनी बीवी की गुमशुदगी की, उस थाने में फ़ोन करता है और बताता है कि देखो मेरी बीवी यहाँ पर है और मैं यहाँ पर कस्टमर बन के आया हूँ, और भले ही चाहे ये भाई वो तो पैसे लेते हैं, तो पैसे के टाइमिंग के हिसाब से अगर 1 घंटा 2 घंटे भी आप लेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह दूंगा कि मुझे 1 घंटा और उसके साथ रुकना है। तो पुलिस का उसने इंतज़ार किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहां आने के बाद उसको छुड़ाती है, उसकी बीवी को भी छुड़ाती है, और वहां और जो लड़कियां थीं उन लड़कियों को भी वहां से निकाला जाता है। और उसके बाद फिर जो उसकी कोठे की मालकिन थी उससे पूछा जाता है, तो उसने बताया कि मैंने 45,000 में उसे ख़रीदा। एक रमीदा शेख नाम की लड़की थी जो उसकी कोठे की सेकंड मालकिन थी, उसको भी गिरफ्तार किया। और साथ ही जो 2 वो लड़के जो ट्रेन में मिले थे ना, जिन्होंने उसको वहाँ पहुँचाया था कोठे पे, पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। तो ये पति की जो एक बेहतरीन साइड थी भाई, वो कोई भी ऐसा हो, आजकल तो जरा सा भी कहीं दाग लगता है लड़की पर तो कोई भी उसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन उसके हस्बैंड ने उसको स्वीकार किया, उसको अपने साथ रखा और उसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से बाहर निकाल के भी लेके आया, और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। जब ये मुझे खूब याद है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पर रिपोर्ट की थी, इसके अलावा शायद किसी और चैनल में ये आया भी नहीं था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया से उसने ये शर्त रखी थी कि आप मेरी इस कहानी को मेरे नाम से प्रकाशित नहीं करना। तब ये
इस तरह का उसका द एंड होता है पिक्चर का। वाह ये बढ़िया, पति ने औरों को भी बचा लिया और सिर्फ अपनी बीवी को नहीं, ये अच्छा हुआ बहुत। ये अच्छा है सर, पुलिस ने भी हेल्प कर दी, वरना पुलिस भी, उसका भी सही था शक कि अगर मैं किसी को बताऊं हो सकता है वो वहीं से वहीं गायब कर दें, छुपा दे, कहीं और भेज दें, कुछ पता भी तो नहीं रहता चीज़ों का। और ये तो बहुत रिस्क है कि आप कहीं अकेले ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन में स्पेशली, कि भाई कोई कुछ भी फीमेल्स मिला। के लिए तो सर बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल तो हर जगह है, अब मुश्किल तो घर में भी है देखा जाए तो। हाँ लेकिन हाँ वाकई इस लेडी के साथ जो होता है उसने कभी कल्पना नहीं की थी, शायद कभी मुंबई डर के मारे वो गई भी नहीं होगी। मुंबई के नाम से जैसे उसे खुशी हो रही थी, हो सकता है कि वो डरना शुरू कर दिया उसने। सही बात है। आपने पिछली बार सर इंडिया के बाहर का भी कुछ बताया था हमें, इस बार कुछ है इंडिया के बाहर का या इस बार इंडिया का ही है? मैं आपके लिए इंडिया के बाहर का कुछ नहीं लेके आया हूँ। पिछली बार लोगों ने बहुत कमेंट करे थे कि अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हाँ हालांकि हम लोगों को जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन सऊदी अरब उसमें यूनाइटेड अरब अमीरात में रहने वाले ही लोगों ने उस न्यूज़ के लिंक भेजना शुरू कर दिया था कि ये अगर आप, legit है, वहाँ वाकई में हुआ था। हाँ वही इतनी सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, गांव का नाम, लड़की का नाम, ये सब चीज़ें, तो कोई मैं ऐसा तो मैं अगर मैं कुछ ऐसे ही करने जानता तो जाहिर सी बात है मैं फिल्मों में काम करना शुरू कर देता, मैं तो कहानी लिखना शुरू कर देता और मेरी कहानियाँ हिट होनी शुरू हो जाती हैं बढ़िया। तो जो असल होता है उसी को मैं अपने रूप में सुनाना शुरू कर देता हूँ। और कोई अभी मैं कहानी बनाना नहीं जाना हूँ, सिर्फ कहानी होती है उसको ही सुनाना पर सर जाना आप ये कैसे मेक श्योर करते हो कि ये चीज़ ऑथेंटिक है या ये जो आपको स्टोरी मिली है ये सच्ची है, ये आप कैसे पता लगा? पब्लिक डोमेन में आज की तारीख में सैकड़ों की संख्या में, मतलब अनगिनत चैनल हैं, वेब पोर्टल हैं, प्रिंट मीडिया के वेब पोर्टल हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वेब पोर्टल हैं, वहाँ लिखा हुआ होता है। अब इसमें लिखने के अंदाज से, क्योंकि भाई मैंने प्रिंट मीडिया में लगभग 12-13 साल काम किया है, तो रिपोर्टर ने जो चीज़ को लिखा है ना, उसे लिखने से पता चल जाता है कि इसमें कितनी सच्चाई है। अच्छा भाई मुझे अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो शायद मैं भी लोगों की तरह सोचता कि यार शायद नकली होगा, असली होगा। जब मैंने काम किया है, जैसे हम लोगों को कई बार प्रेशर होता था कि आज खबर देनी है, तो कई बार हम फर्जी एक्सीडेंट कर दिया करते थे। कई बार फर्जी ऐसे कि साहब छेड़खानी हुई है, तो अब वहाँ लड़की का नाम भी नहीं देना है, छेड़खानी किसने की, जब तक एफआईआर नहीं होगी तो तब भी उसका नाम नहीं आएगा। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। अगर कोई घटनाक्रम सच है तो आप उसके मोहल्ले का भी नाम दे देंगे, उसके घर का भी एड्रेस लिख देंगे, सारी चीज़ें होती हैं उसमें, एक एक चीज़ को बताना बारीकी से पड़ता है। तो इसीलिए ये जो आपको डिटेल में मिल रही हैं चीज़ें, डिटेल में इसलिए मिल रही हैं क्योंकि वहाँ पर सब जो कुछ हुआ है। ऊपर से लग सकता है कि सतही फेक चीज़ें होती हैं ना, वो झूठ होती हैं, फेक होती हैं, लेकिन जो बिल्कुल डीप में जाके हुई होती हैं तो उसका मतलब उसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सच है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। सर एक स्टोरी और बता रहे थे आप उत्तराखंड की। हाँ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की एक कहानी है। देहरादून में एक प्रकाश नगर एक जगह लगती है, वहाँ पर राजेश गुलाटी नाम का एक व्यक्ति है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए उसको जुड़वा बच्चे हैं, उसकी बीवी अचानक से गायब हो जाती है। अब अपनी बीवी को ढूंढता है, जब नहीं मिलती परेशान होकर वो बीच बीच में उस अपने बीवी के मायके फ़ोन करता है दिल्ली में कि देखो अनुपमा नहीं मिल रही है, मैं जॉब पे जाऊं या फिर इन दोनों बच्चों का ख्याल रखूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो बड़ा मतलब खिसिया कर फ़ोन भी करता था। और ऐसे करते करते 57 दिन बीत जाते हैं। जब 57 दिन बीत जाते हैं तब 57वें दिन उसका जो साला है जिसका नाम एस के चौधरी है, तो एस के चौधरी वहाँ पहुँच जाता है देहरादून में प्रकाश नगर में, और वो जाके कहता है कि जीजा जी बहुत दिन हो गए, जब दीदी वापस लौट के नहीं आ रही तो कम से कम हम लोगों को एक एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए गुमशुदगी की। भाई पता नहीं कहाँ होगी कैसे होगी, पुलिस तो कम से कम ध्यान देगी इस बात पर। तो बोले नहीं अभी और ढूंढते हैं और कोशिश करते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है पेशे से जो, तो उसने कहा जब ज़्यादा ही साले ने यानी कि एस के चौधरी ने अपने जीजा राजेश गुलाटी पे दबाव बनाना शुरू कर दिया, तो आखिरकार वो कहता है ठीक है मैं तैयार हो जाऊँ, मैं नहा लेता हूँ और उसके बाद चलते हैं। इधर तो उसका जीजा राजेश गुलाटी जाता है बाथरूम नहाने के लिए जाता है, और वो बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा था और अपने दोनों भांजों के साथ खेल रहा था। इसी बीच में उसके पास एक मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज, उसने देखा और देख के उसने बड़ा परेशान हो गया। और जैसे उसका जीजा निकल के आता है तुरंत जीजा से कहता है कि जीजा देखो ये दीदी का मैसेज आया है। तो अनुपमा गुलाटी का मैसेज था कि भैया मुझे मत ढूंढना, परेशान बिल्कुल मत होना, अब मैं तुम लोगों की ज़िंदगी में लौटकर कभी वापस नहीं आऊँगी, तुम यहाँ से जाओ। इस तरह की बात थी। अब वो जो लड़का बोला नहीं जीजा जी ये तो बड़ी अजीब बात है कि अभी तक वो गायब थी, एकदम से अचानक से मैसेज आ रहा है, अब तो थाने ज़रूर चलना है। तो बोले यार क्या करेगा थाने जाके, नहीं चलना पड़ेगा,
अब तो दिखाएंगे, ये मैसेज भी दिखाएंगे, देखो ये फ़ोन भी चल रहा है, सब कुछ है, और आप पुलिस से बात करेंगे। नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों से कहते हैं कि भाई इस तरह से वो जो एस के चौधरी था, मेरी बहन गायब है, 57 दिन हो गए, एक मैसेज भेजा है। तो पुलिस वाले जो अक्सर जो गुमशुदगी के मामले होते हैं, जो अचानक से लापता हो जाते हैं, तो उन्हें ज़्यादा सीरियस नहीं लेती है पुलिस। तो पुलिस कहती है ठीक है, हम देख लेंगे, परेशान मत हो, थोड़ी तसल्ली वसल्ली दे के उसे भेज देते हैं। और जैसे थोड़ा तसल्ली दे के भेज देते हैं तो वो जो एस के चौधरी था वो भी थोड़ा परेशान हो जाता है, यार कैसी अजीब सी पुलिस है, कोई सुनने को तैयार नहीं हो रहा है। उसका हस्बैंड भी ऐसे बोला कि कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं। इधर तो ये साले और बहनोई दोनों घर पहुंचते हैं, और पीछे से करीब करीब 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद या आधे घंटे बाद 5 पुलिस वाले आते हैं घर में। और जब 5 पुलिस वाले आते हैं तो आके पूछते हैं कि हाँ जी बताइए, आप बताइए क्या बात है। तो बोले जी क्या बताएं, ऐसे से बात है, वो अचानक से लापता हो गई, गायब हो गई है। और पहले भी उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में झगड़े हुए थे, पहले भी वो गायब हुई थी, और गायब होने की वजह से वो 1-2 दिन गायब होती थी और वापस आ जाया करती थी। तो ये बातें वो राजेश गुलाटी अपने ससुराल में बताया करता था। लेकिन यहाँ जब पुलिस वालों ने बातचीत करना शुरू किया, बातचीत करते करते एक पुलिस वाले की नज़र पड़ जाती है उसके घर में रखे हुए डीप फ्रीजर पर। अब डीप फ्रीजर जो होता है वो अक्सर बड़ी दुकानों में होता है, आइसक्रीम के लिए, बहुत सारे सामान को स्टोर करने के लिए। भाई घर के अंदर फ्रीज होता है, डीप फ्रीजर कभी नहीं रखा होता। अब उन्होंने देखा कि भाई ये क्या है, साहब ये किसी का है, तो किसी का है तो क्यों यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, क्या मामला है। तो जब सवाल जवाब करने शुरू किए तो सवाल जवाब का वो जवाब सही से नहीं दे पा रहा था। तो उसने उसके डीप फ्रीजर पर उसका लॉक लगा हुआ था, ताला अलग से जैसे ताला डाल देते हैं, इस तरह से ताला डाला हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई इस ताले को खोलो, बोले चाबी मेरे पास नहीं है। पुलिस वालों ने उसको डांटा डपटा, और जब उसने थोड़ा सख्ती से पेश आई, क्योंकि उसने साले ने जाके, एस के चौधरी ने जाके थाने में यही बात अलग से बताई थी कि साहब आपको घर आना चाहिए, घर में डीप फ्रीजर दिखा है मैंने, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि उसके साले को थोड़ा आभास हो गया था। दूसरा आभास ये हो गया था कि मैसेज आया है, भैया जी कभी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और वो बाथरूम भी गए थे, और बाथरूम भी हो जाता है, तो उसके अचानक अलग अलग होती है, सब चीज़ चल रही है। तभी राजेश गुलाटी थोड़ा सा इधर उधर की बातें करना शुरू कर देता है। पुलिस उससे जब सख्ती से पूछती है तो वो चाबी ला के दे देता है। अब चाबी से जब ताला खोला जाता है तो उसके अंदर काले रंग की पॉलीथीन के अंदर रखे मीट रखा हुआ था। तो पॉलीथीन निकाली जाती है, उसमें मीट रखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, भाई सब लोग खाते हैं, कोई इसमें बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत से लोग नहीं खाते हैं। तो उसने देखा कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा जो पीस उठाया, मतलब पैकेट उठाया, वो पूरा जम चुका है एकदम बर्फ़ से, डीप फ्रीजर में जब उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, खुल नहीं रहा है, तो जो पूरा जम चुका है। तो उसके बाद फिर उन्होंने तीसरा जब पैकेट उठाया तो तीसरे पैकेट में हाथ आता है। अब हाथ देखने के बाद जाहिर सी बात है, पांचों पुलिस वाले और जो उसका साला था वो परेशान हो जाता है, ये कैसे, क्या है। तब उसको थोड़ा सा पूछते हैं, और पूछने के बाद फिर उसने एक कहानी सुनाई। कहानी सुनाता है कि ये साल 1999 की बात है। 99 में ये दोनों, राजेश गुलाटी और अनुपमा गुलाटी, ये दोनों दिल्ली में रहकर एमसीए की पढ़ाई कर रहे थे। और एमसीए की पढ़ाई करने के दौरान एक दूसरे से इन्हें प्यार हो जाता है, और प्यार भी कुछ इस कदर होता है कि दोनों फैसला लेते हैं कि हम दोनों साथ साथ ही शादी करेंगे। शायद घर वालों से उन्हें लग रहा था कि घर वाले तैयार नहीं होंगे, लेकिन उनकी जब ये पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उन्होंने अमेरिका के लिए अप्लाई कर दिया था। यानी कि ये जॉब जो करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अमेरिका में चले जाते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वहाँ जाके अपना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको हो जाते हैं बच्चा, यानी कि जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, दोनों बेटे। अनुपमा गुलाटी अपनी इस जॉब की छोड़ देती है अपने बच्चों की परवरिश के लिए। तभी दोनों फैसला लेते हैं कि यार ठीक है यार, यहाँ सही नहीं है, वापस इंडिया चलते हैं, वहीं रह के अपना काम देखेंगे और वहीं नौकरी करेंगे। तो ये अपनी पत्नी को लेके सीधा इंडिया जाता है। तो अब पत्नी तो यहाँ अपने मायके में रहना शुरू कर दी थी कुछ दिन शुरुआत में, लेकिन इसने जब नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू किया तो इसकी जॉब लग जाती है कलकत्ता में। जब कलकत्ता में जॉब लग जाती है तो वो वहाँ रहना शुरू कर देता है, और एक दिन अचानक ही बिना बताए अनुपमा गुलाटी कलकत्ता पहुँच जाती है। जब वहाँ जाके देखती है तो वो किसी एक और लड़की से मोहब्बत कर बैठता है। अब वो उसे प्यार हो जाता है तो उसे गुस्सा आता है इस बात पर कि यार ये तो बड़ा अजीब आदमी है, मतलब मुझसे प्यार कर बैठा और यहाँ के एक नई लड़की से प्यार कर रहा है। तो इनमें हो जाता है झगड़ा। झगड़ा इस कदर बढ़ता है कि वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती है, अपने पति पर एफआईआर दर्ज कराती है, और एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामला कोर्ट पहुँच जाता है। कोर्ट जब मामला पहुँचता है तो ये कोर्ट ही फैसला लेता है कि बच्चों की परवरिश के लिए आप हर महीने 20,000 रुपये देने होंगे। तो जब ये उसे 20,000 रुपये दे रहा है तो उसे थोड़ा लगता है कि यार बड़ी अजीब सी बात है। अपनी बीवी से माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझसे गलती हो गई और तुम इस मुकदमे को वापस ले लो, और मैं अब आगे से कोई इस तरह का कोई काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें कोई दिक्कत हो या मेरे बच्चों को कोई परेशानी हो। तब वो उस कलकत्ता को छोड़ के सीधा देहरादून पहुँच जाते हैं,
और देहरादून आने के बाद उसकी आदत थी, चंचल प्रवृत्ति का था, उसे जब पहली बार प्यार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, शायद तीसरी बार भी उसे प्यार हो गया था। तो उसकी बीवी ने ये उसकी बीच बीच में जांच पड़ताल करती थी, रैकी करती थी कि किसी से लगा हुआ तो नहीं है। तो उसकी बीवी जब इस बात पर रोक टोक करती थी तो उसे गुस्सा आता था। और ये तारीख है 10 अक्टूबर 2010 की बात है। मियाँ और बीवी दोनों आपस में इसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है कि भाई तुम्हारा किसी चक्कर चल रहा है, नहीं चल रहा है। कहा सुनी कुछ ज़्यादा होती है, उसने अपनी बीवी को धक्का मार दिया और जैसे धक्का मारता तो दीवार में उसका सर लगता है। वो करीब करीब 1 घंटे तक ऐसे बेहोशी जैसी हालत में थी। अब वो फिर डर जाता है बहुत बुरी तरह से। वो सोचता है कि यार अगर इससे उसकी नब्ज़ टटोली तो ठीक थी, मतलब जिंदा है वो। तो उसने सोचा कि इसे होश आएगा तो यार ये फिर थाने जाएगी, फिर ज़रा पुलिस से पिटवाएगी, फिर मुझे FIR दर्ज होगी, फिर दिक्कतें होंगी। तब उसने अपनी बीवी का गला घोंटा, गला घोंट के हत्या कर दी। अब उसको मार तो देता है। मारने के बाद अब सबसे बड़ा मुश्किल काम किसी भी कातिल के लिए होता है कि इस लाश को कैसे ठिकाना लगाएं, क्या करें। तब वो सोचता रहा। सोचने के बाद उसने अपनी बीवी को बाथरूम के अंदर रखा। बाथरूम में रखने के बाद तब इसके दिमाग में ख्याल आता है कि बाज़ार जाता है, एक डीप फ्रीजर लेकर आता है। फिर लगता है कि यार इस लाश को कब तक इसमें रखेगा, कभी ना कभी तो यहाँ से ख़त्म करना है। तो फिर कटर लेके आता है। कटर लाने के बाद फिर आरी लेके आता है। तो बार बार जो चीज़ जिस चीज़ की इसको रिक्वायरमेंट थी ना, वो सारी चीज़ इकट्ठी कर लेता है। इकट्ठी करने के बाद अपनी बीवी के वो छोटे 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 टुकड़े कर लेता है। लगभग 72 जो पॉलीथीन थी उनमें पैक कर लेता है, 72 पॉलीथीन में। अब बच्चों को कभी स्कूल छोड़ना गया तब उसने पॉलीथीन इधर उधर फेंक दी जंगल में, क्योंकि वो जमा हुआ होता था, इसमें कोई उसमें दुर्गंध भी नहीं थी, कुछ नहीं था। और जब वो ऑफिस जा रहा है तो उसमें देहरादून मसूरी के जंगलों में उसने फेंकना शुरू कर दिया। इस तरह से लगभग उसने 36-37 टुकड़े जो थे वो तो फेंक चुका था। लेकिन ये सिंपैथी गेन करने के लिए अपने ससुराल में बार बार फ़ोन करता था कि मम्मी जी या भैया या उसके पापा जी देखो आ नहीं रही है, मिल नहीं रही है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। लेकिन जब घर वालों ने जब पैरवी करने शुरू की, उसका भाई पहुंचता है तो ये सब कहानी निकल के सामने आती है। तो उसमें 35 पीसेस थे उसके, जो 35 पॉलीथीन जो रखी हुई थी उसमें। फिर उनको भाई जो अंतिम संस्कार होता है वो किया जाता है। फिर ये मामला अदालत जाता है। अदालत जाने के बाद उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। और उम्र कैद होने के बाद ये बात ऐसी है लगभग शायद साल 2019 के आसपास की, वो अदालत से रिक्वेस्ट करता है कि मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ और बच्चों से मिलना चाहता हूँ। तो अदालत ने उन्हें शायद ज़मानत नहीं दी थी। आज भी वो जेल में है, सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। यानी कि जब तक वो ज़िंदा रहेगा, ऐसा बताया जाता है कि तब तक वो सलाखों के पीछे ही रहेगा। बाप रे, तो सर साइको आदमी लग रहा है मुझे पता थोड़ा नहीं सा। साइको था। साइको ही है सर जब टुकड़े कर दिए इतने। वो ऐसा है, मैंने क्राइम की बहुत ज़्यादा कहानी, मतलब 1,500 के आसपास कहानी सुना चुका हूँ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी कातिल के लिए कत्ल करना आसान है, लेकिन लाश को छुपाना बहुत मुश्किल काम है। अब लाश को छुपाने के लिए वो जो दिमाग लगाएगा उसी हिसाब से वो और बड़ा क्राइम करता चला जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जाते हैं मार दिया, छोड़ दिया, पुलिस आई पकड़ के ले गई। लेकिन जब उस दिमाग लगाया कि हाँ इसको कैसे छुपाना है, वो छुपाने के चक्कर में देखा ना श्रद्धा वालकर का जो केस था, तो वो कहाँ छुपा पाया उसको। भले से हम उसकी बॉडी के पार्ट नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी आदमी सबसे भाग सकता है, अपने आप से नहीं भाग सकता। सही बात है सर। नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट पे आते हैं जी। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के ज़िला एटा की। और ज़िला एटा में CO सिटी के पद पर एक नई नई पोस्टिंग हुई थी, नए नए अधिकारी की, मैं कह सकते हैं नया लड़का था वो, संतोष कुमार सिंह। संतोष कुमार सिंह CO सिटी बन जाते हैं। उनके ऑफिस में एक बुज़ुर्ग महिला, लगभग उसकी उम्र रही होगी 70-72 साल के आसपास, वो आती है, हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि बाबूजी जो मेरे बेटे हैं, एक बेटा मेरा लगभग 26 साल का है, एक बेटा मेरा 22 साल का है, वो दोनों ही लापता हैं। कहीं ऐसा ना हो गया हो उनके साथ कुछ गलत काम हो गया हो। जब इस तरह की बात थी, अधिकारी ने इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा अम्मा परेशान मत हो। और उन्होंने जो एक प्रार्थना पत्र दिया था, उस प्रार्थना पत्र में 3 लोगों को बताया था कि ये गवाह हैं कि वो गायब हो गए हैं, ये बता देंगे। अब साहब उस अम्मा को बिठाया गाड़ी में, लगभग 22 या 25 किलोमीटर दूर वो रहते थे। तो वो अधिकारी इतना बढ़िया था कि उन्हें अम्मा को अपने साथ लेके चले गए और तीनों के पास गए। और तीनों के पास जाने के बाद बोले भाई ये तुम्हारा नाम बता रही हैं। बोले साहब मेरा नाम तो इन्होंने वैसे लिख दिया है, मेरा इस मामले से कुछ भी कोई लेना देना नहीं है, और मुझे नहीं पता कि इनके बेटे कहाँ हैं नहीं हैं, क्या है क्या नहीं, इस तरह से। अब वो जो अम्मा हैं वो लगातार इनके पास भी आ रही थी, इससे पहले थाने भी गई थी।
अब ये बात उन्होंने थाने तक पहुंचा दी कि यार एक काम करो, इस देखो क्या मामला है क्या नहीं। तो थानेदार ने कहा कि देखो इसके बेटों ने मर्डर कर रखा है और ये अपने बेटों को छुपा दिया है इसने। ये कहती है कि दिल्ली में नौकरी करते हैं, वहीं रहते सहते हैं, लेकिन ये अपने बच्चों को, ताकि इन्हें जेल में ना जाना पड़े, अदालत में चक्कर ना काटने पड़े, इसलिए इसने जानबूझकर एक कहानी बनाई है कि कुछ हो गया है उनको। कि कुछ हो गया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। और हमने सब अपने इस तरह से जांच पड़ताल कर ली है, ये झूठ बोल रही है। तो अब ये बात सुनने के बाद उन्होंने भी अब टालना शुरू कर दिया। जो अधिकारी हैं संतोष कुमार सिंह, वो पीपीएस थे, बाद में आईपीएस ऑफिसर हो जाते हैं और डीआईजी से रिटायर भी हो जाते हैं। तो संतोष कुमार सिंह ने उसको देखकर अनदेखा करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो लेडी है वो एक एटा में एक जलेसर एक इलाका लगता है, जलेसर के पास ही कोई गांव लगता है, वहाँ से ज़िला मुख्यालय यानी कि जो सीओ सिटी का दफ्तर है लगभग 65 किलोमीटर दूर है, 65 किलोमीटर। तो ये लेडी डेली जाती है और उस अधिकारी के जो सरकारी आवास है वहाँ जाके दरवाजे पे जाके बैठ जाती है सुबह 7:30 बजे। अब देखो वो बहुत गरीब लेडी है और कैसे वहाँ पहुँचती होगी, बड़ा मुश्किल काम है। और वहाँ जाने के बाद अधिकारी से पहले दिन गुहार लगाई, तो अधिकारी ने कहा कि अम्मा क्यों परेशान कर रही हो खामखा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, इस तरह से लगातार दिन आगे बढ़ते चले जाते हैं। रोज सुबह 7 रोज बजे सुबह 7:30 बजे वो उसका डेली का आना था। जो अधिकारी हैं इनकी वाइफ है, इनकी वाइफ ने देखा तो वो अम्मा बैठी हुई है, उसको चाय पिला दी, कभी पानी पिला दिया, कुछ खाना खिला दिया, वो लगातार उसकी सेवा कर रही थी। उन्होंने कहा अपने हस्बैंड से कि देखो कोई लेडी लगातार नहीं आ सकती, इसके बच्चे के साथ कुछ तो हुआ है कि भाई 1 दिन 2 दिन आएगी, 4 दिन आएगी, 6 दिन आएगी, 17 दिन हो गए अब तक आते आते, आप कुछ भी करो इसकी बात सुनो ठीक से। बोले यार मैंने ठीक से बात सुन ली है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं गया भी था इसको लेके, लेकिन उससे पता चलता है कि झूठ बोल रही है। और मेरे विभाग के लोगों ने भी जांच कर लिया, अधिकारियों ने, तब भी लग रहा है कि ये झूठ बोल रही है। अब क्या करूं? तो क्योंकि बीवी का आदेश था तो इसलिए उन्होंने सुना। अब उस अम्मा के पास गए, अम्मा से कहा अम्मा यार माफ़ कर दे मुझे, और चल ठीक है जो भी बात है, जो भी तुझे लगता है वो लिख के दे दे। अब किसी की मदद से आखिरकार उससे एक प्रार्थना पत्र लिखवाया और उस अम्मा ने एक शक जाहिर करा कि लगभग 5 लोग होंगे, 5 पर शक जाहिर करा कि इन 5 में से किसी न किसी ने मेरे बच्चे को कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया। इस तरह की बात थी। अब पुलिस वालों ने अम्मा ने उस अम्मा को गाड़ी में बैठाया और बिठाने के बाद उन 500 के पास जाना शुरू कर दिया। तो 5 के 5 जो थे ना वो अपनी जगह पे नहीं थे, यानी कि भाग चुके थे। जब उन्हें पता चला कि हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अच्छा हाँ, कि वे अब पुलिस पकड़ने आएगी, और जाहिर सी बात है जब एफआईआर हुई तो पुलिस पकड़ने के लिए जाएगी। जब पुलिस पकड़ने के लिए जाती है तो 5 में से एक शख्स ऐसा था जिसने इसी केस में जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो जाता है अदालत, अदालत में जाने के बाद अपने आप को सरेंडर कर देता है कि साहब मैं अपने आप को गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। 4 तो अब अपना आप ही साइड हो गए। तो इसका मतलब पुलिस को लगा, यानी कि उन्हें लगा अधिकारी को, यार संतोष कुमार सिंह को, कि यहाँ पर जो बंदा जेल गया है ना यही है कुछ ना कुछ यहाँ पर। अब उन्होंने अपने हिसाब से जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो जेल से बाहर होता तो शायद पुलिस मारती पीटती कुछ भी कर सकती थी। जेल के अंदर है तो उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा। अब कोर्ट जा रहे थे तो कोर्ट ने ज़्यादा शुरुआत में मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया। फिर दोबारा कोर्ट गए, तीसरी बार कोर्ट गए तो उन्हें कोर्ट के भी कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। अधिकारी को बहुत वैसे समझाया जाता है, यानी कि जो जज साहब थे, जज साहब से कहा जाता है कि ये अम्मा है बहुत परेशान है, इसके 2 बच्चे हैं गायब हैं, आप मदद कर दीजिए इसकी। तो आखिरकार जज साहब ने बात सुनी और कहा कि भाई मैं आपको जमानत, उस बंदे को रिमांड पे लेने के लिए आपको दे दूंगा, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन। अब 1-2 दिन में ऐसे आदमी क्या पता कर पाएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा ठीक है आप कम से कम उसे भेजिए। अब उसको जेल से बाहर लेके आते हैं और जेल से बाहर लाने के बाद उससे पूछताछ जब शुरू करते हैं, पुलिस ने अपने तरीके से जो उससे बातचीत की तो उसने कहा साहब मैंने उन दोनों का कत्ल करवा दिया है, मैंने कि उन दोनों को मार दिया है। कैसे मारा, क्यों मारा? तो बोले मई 1994 की बात है। ये जब अदालत में आते हैं, तारीख पर आए थे, ये दिल्ली में रह के लड़के दोनों काम करते थे और इसी बीच में उनसे एक मर्डर हो जाता है। उसी मर्डर का बदला लेने के लिए उस तारीख पर जब आते थे तो सेटिंग कर ली थी पूरे कई लोगों ने मिलकर आपस में कि वहाँ से इन्हें गायब करेंगे। तो जैसे वो निकलने वाला था तो उसने कहा कि देख आज तुम यहाँ से जाना मत, अगर तुम इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, तो इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सही जगह, सेफ जगह पहुँचा दूंगा। तो एक इस शहर से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर एक गाँव था, गाँव के पास एक ट्यूबवेल था, वहाँ पे आराम से बैठ के एक पार्टी वार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद खाना वाना खाया जाता है, शराब पी जाती है। और इसी बीच में मौका पाकर
उन दोनों के खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया जाता है और नशा कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जब बेहोशी की हालत में होते हैं, उन्हें मार के वहीं गड्ढा खोदा जाता है, जो ट्यूबवेल होता है उसकी, उसे बरहा बोलते हैं जहाँ पानी बहता है। तो उस बरहे में उन दोनों को वहाँ मार के दबा दिया था, क्योंकि बरहा लगातार पानी बहता है, गीला है, तो उनकी लाश 4 महीने बाद भी ख़राब नहीं हुई थी उतनी मात्रा में। फिर उन्हें निकाला जाता है और निकालने के बाद फिर उनका पोस्टमार्टम होता है और जो भी आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है। तब उस अम्मा ने कहा कि अब मैं सुकून के साथ मर सकती हूँ। बोली मुझे पक्का पता था कि मेरे बेटे मार दिए गए हैं, लेकिन अब कम से कम मुझे सब्र आ जाएगा कि हाँ मेरे बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। और मारा उसी से ही था उनको जो मिलाया था खाने में, या कुछ और भी करा था कुछ बॉडी के बाद साथ? में ऐसे जो गला घोंट के मार दिया, तो इस तरह से मतलब वो तो सिर्फ नशा पर इसलिए ये था बात सच थी कि दोनों लड़कों ने भी मर्डर कि किया हाँ, था। वो उन्होंने भी मर्डर किया हुआ था। ओ, उस मर्डर का बदला लेने की, हत्या का बदला लेने की उनकी हत्या हुई थी। भाई ये अगर भले ही चाहे उन्होंने मर्डर कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, इसका तो जो गलत किया है उसका तय तो अदालत ही करेगी ना, करेक्ट। किस पब्लिक को थोड़ी ना। अब उसके लिए कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट में तारीख पड़ रही थी, आते थे जाते थे, और शायद उन्हें जमानत मिल गई होगी, तो इसलिए उन्होंने अब लोगों ने सोचा कि कौन अदालत कब जाके फैसला सुनाएगी, इसलिए हम अपनी अदालत खुद बैठा देते हैं। वाह सर, बताओ क्या क्या हो रहा है देश में। देश में तो सर आपका, जब आप रिसर्च वर्क करते होगे, आपको साइकोलॉजिकली हिट नहीं करती ये चीज़ें? आप इतना पढ़ते हो इनके बारे में, या कभी ऐसा नहीं होता कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ये चीज़ें? ये बात मेरी सासू माँ ने पूछी थी मुझसे, जो आपने पूछी है। बोली तुम जी इतनी कहानी सुनाते हो कि दिमाग में तो नहीं रहती, तो उन्हें डर लग रहा होगा कि ऐसा ना हो कि कहीं बीवी को लिपेट दें। तो मैंने कहा आंटी जी इतना प्रेशर होता है अगली कहानी का कि पिछली कहानी मेरे दिमाग से निकल जाती है। अब उसे ध्यान रखने के लिए मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा। अभी मैं आपके पास आया हूँ, इन कहानी को मैं लगभग 2 साल 3 साल 4 साल पहले सुना चुका हूँ। तो यहाँ आने से पहले मैं उनको पढ़ के आया था, तो मुझे खुद भी याद नहीं था, इसलिए मैं एक छोटी सी डायरी थी, इस डायरी में मैं नोट करके आया, चोरी से मैं इसमें देख भी लिया करता था। तो इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मेरे दिमाग में इसका कोई असर नहीं है। और मेरी सासू माँ को भी, मतलब अगर वो देख रही हो तो उन्हें भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट सर जैसे ये आप इतने क्राइम स्टोरीज पढ़ते हो, तो कुछ ऐसी स्टोरीज भी आप पढ़ते हो जिसमें आप जैसे शॉक हो गए कि यार इतना दिमाग कैसे लगा लेते हैं बंदे जो कम पढ़े लिखे भी होते हैं, या क्राइम छुपाने में, या कुछ ऐसी स्टोरीज आती हैं आपके आगे कि कवर अप तो बहुत अच्छा करा पर फिर भी एंड में फंस ही गए, ऐसा कुछ? अभी एक मूवी आई थी दृश्यम फर्स्ट और दृश्यम सेकंड। हाँ। उसमें बहुत ही खूबसूरती से लिखा गया है उस फिल्म को। उसमें बताने की कोशिश ये की गई है कि मर्डर करने के बाद भी मर्डर को छुपाया जा सकता है। लेकिन आखिर में आके अजय देवगन एक डायलॉग मारते हैं, वो कहते हैं कि आप सबसे भाग जाओगे, खुद से नहीं भाग सकते। ऐसा नहीं कि बहुत सारे केस ऐसे हैं जो नहीं खुलते होंगे। भाई मर्डर हो गया, अगर ये बूढ़ी अम्मा 17 दिन लगातार, उसके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होता, वो लगातार नहीं आती संतोष कुमार सिंह के पास, तो फिर केस नहीं तो खुलता। शायद कभी केस खुलता नहीं। यानी और भले ही चाहे केस नहीं खुलता, लेकिन मारने वाला जो था वो देखो एफआईआर दर्ज हुई, तुरंत जाकर उसने अपने आप को अदालत में हाजिर कर दिया कि साहब मुझे जल्दी से जेल भेज दो। उसे पता चल गया कि केस खुल जाएगा। तो यही होता है कि ये तो प्लानिंग तो होती हैं कि बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग करते हैं कि कभी पकड़े नहीं जाएंगे, यही सोच के तो कत्ल करता है आदमी। लेकिन हमारी कहानी भी लोग बहुत सारे सुन लेते हैं, लेकिन लास्ट में नहीं जाते कि वो पकड़ा गया है। अगर पकड़ने वाली बात को पहले सुन लेना हो तो कभी कोई क्राइम नहीं करेगा। सही बात है। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपके साथ फिर से एपिसोड करके, और उम्मीद है जनता को भी बहुत मज़ा आया होगा। इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और हम तो आपसे यही कहेंगे, अगर आपको इस एपिसोड में मज़ा आया है और आपको ये कहानियाँ सुनने में इंटरेस्ट आया, तो सर के चैनल पे ऐसी पता नहीं कितनी कहानियाँ पड़ी हुई हैं। आप ज़रूर जाइए, सर के चैनल का गोल बटन यहाँ पर आ रहा है, उसे सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और सर के फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप हर जगह इनसे जुड़ सकते हैं। और ये एपिसोड कैसा लगा आपको, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताना। और सर के साथ अगर आपको पार्ट 3 चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना। हम सर के साथ दोबारा बहुत जल्द एक बढ़िया सा एपिसोड आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपने बाय चांस हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी सब्सक्राइब कर दो, एक लाल बटन है उसे दबा दो। और नेक्स्ट पॉडकास्ट आपको कैसे टॉपिक्स पे चाहिए वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन अपना ध्यान रखिए बहुत सारा। और सर आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? दोस्तों, ये जो कहानियाँ आपको सुनाई गई हैं, इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है,
बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपको याद दिला दूं, जैसा कि मैंने आपको बीच में भी बताया था वीडियो के, कि हमारा कोर्स लाइव हो चुका है हमारी वेबसाइट पे। चाहे आपका काम कोई भी हो, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा सोशल मीडिया पे ग्रो करने में। हमने अपने पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस इस कोर्स में डाल के आपके लिए कुछ एपिसोड्स बनाए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पर भी लिखा आ रहा है हमारी वेबसाइट का नाम। जाइए कोर्स को एक्सेस कीजिए। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। बाय बाय।